Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. जो था धातु का जो है वो तेजाब के साथ अमल, तो इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो अमल देख लिया था। अब सफ़ा नंबर 96 पर हम देखेंगे धातु का नाइट्रिक एसिड, शोरे का तेजाब भी कहा जाता है जिसको, उसके साथ अमल। तो बच्चों से ध्यान रखेंगे कि किसके साथ जब धातु का अमल होता है तो क्या तैयार होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जैसे धातु का जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ अमल करते हैं तो नाइट्रेट नमक बनता है। इसी तरह से हमने इसमें देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये अमल करते हैं, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमल करते हैं तो वहाँ पर वो सल्फेट बनाते हैं, है ना, और हाइड्रोक्लोरिक के साथ अमल करते हैं तो वहाँ पर वो क्लोराइड तैयार करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखना ज़रूरी है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से मसावात को मुतवाज़न करके लिख सकें। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेट नमक तैयार करता है। इसी तरह ये जो नाइट्रिक एसिड के इर्तिकास के मुताबिक ये क्या करता है, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड भी तैयार करता है। तो जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ में जब ये नाइट्रोजन तैयार करता है तो इसका इन्हिसार जो है वो इसके इर्तिकास पर होता है। इर्तिकास का मतलब होता है इसकी तेज़, यानी तेज़ाब हम जानते हैं, हम जब ये अपने घर में इस्तेमाल करते हैं बाथरूम क्लीन करने के लिए, तो हम देखते हैं कि जैसे उस तेज़ाब को हम ज़मीन पर, फर्श पर डालते हैं तो उसमें से धुआं निकलने लगता है, और अगर पानी है वहाँ पर तो बबल्स उसमें से आने लग जाते हैं धुएँ के साथ में, और एक खराश, एक खांसी जैसा, मतलब अगर हम उसके करीब है तो हमको खांसी महसूस होगी। तो ये क्या है, ये इसके इर्तिकास पर, यानी तेज़ाब कितना तेज़ है उसके ऊपर मुनहसिर है कि वो कैसा अमल करेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड जब तैयार करते हैं तो वो उसके नाइट्रिक एसिड के इर्तिकास पर उसकी तेज़ाबियत के ऊपर मुनहसिर होता है कि उसके अंदर कितनी तेज़ाबी खुसूसियात जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो मुर्तकिज़ यानी कि बहुत तेज़ होगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि एकदम स्ट्रॉन्ग वाला नाइट्रिक एसिड है ये। तो यहाँ पर ये क्या करता है, नाइट्रेट तैयार करता है, कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ पर जो है वो NO2 गैस बनती है यहाँ पर, और H2O भी हासिल होता है लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरह से ये मसावात दी गई। इसी तरह से जब इसका हल्काया हुआ, यानी कि उसकी तेज़ाबियत थोड़ी कम हो जाती है, उसमें मिलावट की जाती है, तो यहाँ पर जो है वो ये नाइट्रेट बनाता है। तो यहाँ पर जो है वो गैस जो बन रही है, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर NO, यानी कि इसका नाइट्रिक एसिड का जो नाइट्रोजन बनाने का अमल है वो उसके इर्तिकास पर है, यानी उसकी तेज़ाबियत के ऊपर मुनहसिर है, और H2O हासिल होता है। तो इस तरह से ये आप ध्यान रखेंगे मसावात। आबशाही जो है वो एक गला देने वाला और धुआं देने वाला माय है। तो ये क्या है, इसमें अगर कोई चीज़ डालते हैं तो गल जाएगी और बहुत धुआं निकलेगा। ये चंद आमिलों में से एक है जिसमें गैर आमिल धाते जैसे कि सोना और प्लाटिनम, ये क्या है, गैर आमिल धाते हैं। ये आबशाही मरतकज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मरतकज़ नाइट्रिक एसिड के तनासुब में मिलाकर तैयार किया जाता है। ये आबशाही किससे बनता है, यानी कि उसमें अगर 3% हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो 1% जो है वो नाइट्रिक एसिड है। और कैसा है ये, मरतकिज़ यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत तेज़ आमिल है। तो इस तरह से ये दो ज़्यादा तेज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर आबशाही बनाया जाता है। और ये आबशाही की क्या खुसूसियात है कि गैर आमिल धातें जो है वो इसमें आसानी से पिघल जाती है, गल जाती है। तो यहाँ पर सोना और प्लाटिनम जो है वो इसमें आसानी से हल हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है धातु का दूसरी धातु के नमकियात के साथ अमल। इसको हम हटाव का अमल भी कहते हैं। तो हटाव के अमल में या धातु का दूसरी धातु के नमकियात के साथ जो अमल है, इसके लिए हमारे पास एक तजुर्बा दिया गया है, और इस तजुर्बे में हमारे पास ये कुछ आलात दिए गए हैं। तांबे का तार है इसमें, यहाँ पर
देखो यहाँ पर इसको जो है वो एक स्टैंड में रखा गया है, बीच में टेस्ट ट्यूब है, इसके तांबे का तार है यहाँ पर, फिर इसके अंदर जो है वो फेरस सल्फेट का महलूल है, यानी ये जो महलूल है इसके अंदर वो फेरस सल्फेट है। यहाँ पर भी इम्तिहानी नली है और इसके अंदर लोहे की कील है और कॉपर सल्फेट का महलूल है। इसमें कॉपर सल्फेट है और इसमें जो है वो फेरस सल्फेट है। दोनों को धागे के ज़रिए इसमें लटकाया गया है और कॉर्क को जो है वो अच्छी तरह से यहाँ से ढक्कन से कॉर्क से बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है वो हमको देखना है कि क्या होता है। पहला सवाल क्या है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि 20 मिनट तक के वक्फे में इसका मुशाहिदा हमको जारी रखना है। तो किस इम्तिहानी नली में कीमियाई अमल वाक़ हुआ, तो यहाँ पर जो है वो इम्तिहानी नली ए में कीमियाई अमल वाक़ हुआ। अब यहाँ पर इम्तिहानी नली ए के अंदर जो है वो कीमियाई अमल होगा। कीमियाई अमल अलग होने वाला तांबा लोहे की कील पर जमा हो जाता है और महलूल का रंग जो है वो तब्दील हो जाता है। आपने कैसे जाना कि कीमियाई अमल वाक़ हो रहा है, तो यहाँ पर कीमियाई अमल हो रहा है ये हमने कैसे जाना, ये लोहे की कील पर जो है वो चढ़ी हुई तांबे की तय, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इसको जो है वो कॉपर सल्फेट में डुबाया गया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके अंदर ये लोहे की कील जो है वो अलग शक्ल की थी, जब उसको निकाला गया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर चढ़ी हुई जो है वो तांबे की तय है। तो यहाँ पर जब लोहे की कील पर जमा हुआ तांबा हमने देखा और महलूल का रंग भी कैसा हो गया, तब्दील हो गया। और ये क्या अमल है, ये हटाव का अमल है। कीमियाई अमल किस किस्म का है, हटाव का अमल है, यानी एक अशिया जो है वो दूसरी अशिया पे उसकी जगह उसने ले ली। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो तब्दीली हुई वो ए में हुई और बी में कोई तब्दीली नहीं हुई। तो यहाँ पर इम्तिहानी नली ए में तब्दीली हुई, जहाँ पर जो है वो लोहे की कील थी, तो इस पर लोहे की कील पर जिसमें कॉपर सल्फेट का महलूल है और लोहे की कील है में डुबोई गई है। तो इसमें जो है वो कीमियाई अमल हुआ। और ये कीमियाई अमल में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का जो नीला महलूल है, यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि नीला महलूल है, कीमियाई अमल के बाद ये कैसा हो गया, बेरंग हो गया। ठीक है, तो बेरंग होने का मतलब ये है कि जो कॉपर सल्फेट की खुसूसियात थी वो किसके ऊपर मुंतकिल हो गई, लोहे की कील पर मुंतकिल हो गई। तो जब लोहे की कील को हमने बाहर निकाला तो देखें हमने लोहे की कील पर चढ़ी हुई तांबे की तय, कॉपर सल्फेट है, तो ये कॉपर जो है वो कहाँ चली गई, लोहे की कील पर चली गई। इसी तरह से जो बी वाला बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने तांबे का तार डाला और फेरस सल्फेट, फेरस यानी कि लोहा, आयरन है ना, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट और तांबे के बीच में कोई कीमियाई अमल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कीमियाई अमल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो लोहे का सल्फेट यानी कि जो फेरस सल्फेट है उसमें लोहे को वो हटा नहीं सकता था, यानी इसके अंदर जो खुसूसियात थी लोहे की, फेरस की, वो इसके अंदर मुंतकिल होने की ताकत नहीं रखती थी। तो इसलिए यहाँ पर कोई कीमियाई अमल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर कीमियाई अमल हुआ, तो ये कीमियाई अमल किस किस्म का था, ये कीमियाई अमल जो है वो तामुल के बाद कॉपर सल्फेट का नीला महलूल बेरंग हो गया और फेरस सल्फेट में तब्दील हो जाता है, तो तांबा अलहदा हो जाता है। इस तामुल में लोहे ने तांबे को मुरक्कब से हटा दिया, इसलिए ये अमल कैसा कहलाएगा, हटाव का अमल कहलाएगा। अब यहाँ पर फेरस यानी कि लोहे की कील, आयरन, लोहा प्लस कॉपर सल्फेट के महलूल में इसको डुबाया गया, तो क्या हुआ, यहाँ पर कॉपर की जगह किसने ले लिया, फेरस ने ले लिया। तो यहाँ पर इसने ले लिया FeSO4 और क्या बचा, कॉपर बेरंग अलग बच गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर धातु का दूसरी धातु के नमकियात के साथ जो अमल है उससे क्या नतीजा निकलता है, यहाँ पर इससे ये नतीजा निकलता है कि जब तेज़ आमिल धातु का अमल कमज़ोर धातु के नमक के साथ होता है, तो तेज़ आमिल धात क्या करती है, वो मुरक्कब में मौजूद जो कमज़ोर धात है उसको हटाकर उसकी जगह खुद अपनी जगह ले लेती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कॉपर था वो कैसा है, कमज़ोर है, और यहाँ पर जो फेरस है यानी कि जो लोहा है वो कैसा है, तेज़ है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर इसके साथ इसको हटाकर उसकी जगह खुद ले लिया, तो फेरस सल्फेट बन गया। तो इस तरह से
यहाँ जो है वो धातों का दूसरी धातों के नमक के साथ अमल, जिसको हटाव का अमल भी कहा जाता है। हमने तजुर्बे के ज़रिए देखा कि किस तरह से फेरस यानी कि लोहे ने जो है वो कॉपर की जगह ले ली और एक कॉपर FeSO4 तैयार हो गया और कॉपर जो है वो अकेला महलूल बाकी रह गया जो बेरंग हो गया बाद में। तो इस तरह से ये तजुर्बे के ज़रिए ये समझाया गया है। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है धातों का दूसरी धातों के नमकियात के महलूल के साथ अमल। ये ऊपर का टॉपिक था हमारा। अगला टॉपिक है ये धातों का तामुली सिलसिला। अब धातों का तामुली सिलसिला का मतलब क्या है कि मुख्तलिफ धातों की खुसूसियात मुख्तलिफ होती है, उनके साथ कीमियाई अमल जो होता है वो अलग होता है। यानी इसलिए मुख्तलिफ धातों की कीमियाई अमल करने की सलाहियत भी मुख्तलिफ होती है क्योंकि उनकी खुसूसियात अलग अलग होती है। तो वो हर एक जो है वो कीमियाई अशिया अपनी अपनी खुसूसियात के हिसाब से जो है वो कीमियाई अमल करती है। तो इस तरह से हमने इसके पहले देखा कि धातों का दूसरी धातों के नमक के साथ में हटाव का अमल हमने देखा कि किस तरह से जो कमज़ोर धात थी उसको जो तेज़ धात थी उसने क्या किया, कमज़ोर धात को हटाकर उसकी जगह ले ली। मिसाल के तौर पर धात A है और धात B के नमक का महलूल है, दोनों को मिलाया गया तो क्या हुआ, धात A के नमक का महलूल बन गया, यानी ये यहाँ पर आ गया और धात B जो है वो फिर यहाँ पे ये अकेली हो गई। तो यहाँ पर धात B कैसी थी, कमज़ोर थी और धात A जो है वो स्ट्रॉन्ग थी। तो उसने क्या किया, तेज़ आमिल थी, तो तेज़ आमिल होने की वजह से उसने क्या किया, कमज़ोर जो खुसूसियात रखने का जो कमज़ोर आमिल था धात, उसने उसको हटाकर उसकी जगह ले लिया। तो हमारी अपनी रियल लाइफ में भी यही होता है, जो कमज़ोर इंसान होता है उसको इजीली हम हटा देते हैं अपनी लाइफ में से, और जो लोग स्ट्रांग होते हैं, झगड़ालू किस्म के होते हैं, तेज़ होते हैं, उनको अपनी जगह से हटाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो तेज़ इंसान क्या करता है, कमज़ोर इंसान को हटाकर आसानी से उसकी जगह ले सकता है। तो इसी तरह से ये धातों में भी यही अमल है कि हटाव के अमल में क्या होता है, जो तेज़ आमिल धातें होती है वो कमज़ोर को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेती है। तो ये क्या है, धातों का तामुली सिलसिला कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो कुछ धातें दी गई है। इसमें पोटाशियम है, के, सोडियम है, Na, लिथियम है, कैल्शियम है, ठीक है। देखो अलग अलग रंगों से बताया गया है। तो इस तरह से पोटाशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम ये क्या करते हैं, ये पानी के साथ अमल करते हैं। ये पानी के साथ अमल करते हैं। इसके बाद में दूसरा क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्त, लोहा, इसके बाद में है सीसा, तांबा, कॉपर, पारा, इसके बाद नीचे जो है वो चांदी, Ag और सोना, Au, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ से ये यहाँ पर ये जो पानी के साथ अमल करती है वो तरशे के साथ भी अमल करती है, यानी तेज़ाब के साथ भी अमल करती है इतनी। और ये जो है वो ये कैसी है, ज़्यादा तामुली सलाहियत रखती है, यानी यहाँ पर चांदी तक जो है वो जितनी भी यहाँ पर कीमियाई अशिया दी गई है वो क्या करते हैं, ये अनासिर क्या करते हैं, तामुली इनके अंदर तामुली सलाहियत है, यानी कि ये ज़्यादा जो है वो ये धातें जो है वो ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ पर इसको 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब यहाँ पर जो एल्यूमिनियम तक है वो कैसी है, वो तेज़ आमिल धातें हैं। फिर इसके बाद में जिंक है, यानी कि जस्त है, फेरस है यानी लोहा, और Pb यानी सीसा है, ये कैसी है, ये औसत है यानी मीडियम। और इसके बाद में जब पारा, चांदी और ये सब सारी चीज़ें जो है वो सोना, ये कैसी है, सुस्त आमिल धातें हैं। तो इस तरह से इसको 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर साइंसदानों ने बहुत से हटाव के अमल करे, तजुर्बात करने के बाद उन्होंने तामुली सिलसिला तैयार किया, यानी बहुत सारा कीमियाई तजुर्बा किया और हटाव का अमल किया और देखा कि किस में कौन सी
अनासिर जो है वो तेज़ है, कौन सी अनासिर जो है वो सुस्त है या स्लो है। तो धातों के तामुल की बढ़ती या घटती हुई तरतीब धातों के तामुल का सिलसिला कहलाती है। यानी उनकी जो बढ़ती और घटती हुई तरतीब है उसको हम तामुली सिलसिला कहते हैं। तो धातों को इनके तामुल की बुनियाद पर दर्जा झेल जमातों में तकसीम किया गया है। तेज़ आमिल धातें, औसत आमिल धातें और सुस्त आमिल धातें। तो यहाँ पर भी देखो बताया गया है कि क्या पानी के साथ अमल करती हैं, तेज़ाब के साथ अमल करती हैं, ऑक्सीजन के साथ अमल करती है। इनकी तामुली सलाहियत जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे दिखाया गया कि इनकी तामुली सलाहियत जो है वो बहुत कम है, यानी वो सुस्त आमिल धातें हैं। तो इस तरह से इनको 3 कैटेगरी में जो है वो बांटा गया है। तो यहाँ पर पोटाशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक क्या है, ये तेज़ आमिल धातें हैं। ठीक है। फिर औसत आमिल धातें, इसमें जो है वो जिंक आ जाता है, यानी कि जस्त आ जाता है, लोहा आ जाता है, और इसके बाद में सीसा आ जाता है, यानी पीबी। तो ये तीनों कैसे है, ये औसत आमिल धातें। इसके बाद सुस्त आमिल धातों में क्या आ जाता है, कॉपर यानी तांबा है, पारा है, चांदी और सोना यानी सोना। ये 4 धातें कैसी है, ये सुस्त आमिल धातें हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर धातों को जो है वो उनकी बुनियाद तामुल की बुनियाद पर उनको 3 जमातों में बांटा गया है। हमारा अगला टॉपिक है धातों का आधात से अमल। तो यहाँ पर धातों का आधात से अमल में दिया गया है यहाँ पर कि रईस गैस यानी नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम है, नियॉन है और आर्गॉन है। ये और भी है यहाँ पर रईस गैसेस जो है वो 1 से लेकर 10 तक है, जिसमें हीलियम जो है वो 2 नंबर पे है, नियॉन जो है वो 10 नंबर पे है। तो यहाँ पर रईस गैस जो है वो ये धातें कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेती। क्यों हिस्सा नहीं लेती? क्योंकि इनका जो आखिरी मदार है ये मुकम्मल रहता है, यानी इनका आखिरी रईस गैस का जो आखिरी मदार है ये मुकम्मल रहता है। तो आखिरी अगर मदार मुकम्मल है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में तो इसको ज़रूरत नहीं है किसी के साथ में हिस्सा लेने की। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरी जो अनासिर है उनके साथ साझेदारी करते हैं, यानी यहाँ पर ये कीमियाई अमल नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, ये साझेदारी करते हैं। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे कि रईस गैस जो है वो इसका चूँकि आखिरी मदार मुकम्मल होता है इसलिए ये क्या करता है, कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेता, क्योंकि वो कीमियाई तौर पर पूरी तरह से गैर आमिल होता है। अब यहाँ पर जिन धातों के आखिरी मदार में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धातें क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन खोकर मस्बत आयन बनाती। अब चूंकि इनके आखिरी खोल में कम इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय क्या करती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद खो देती है, यानी दूसरों को दे देती है। तो दूसरों को जब ये इलेक्ट्रॉन देती हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मनफी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि मनफी बार इसमें से चला जाएगा तो ये कैसे हो जाएंगे, मस्बत हो जाएंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मस्बत होगा इनका। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये अपना आखिरी मदार जो है वो 1, 2, 3 होता है, कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देते हैं, यानी कि दूसरों को देकर खोकर क्या बन जाते हैं, ये मस्बत आयन तैयार करते हैं, तो ये धातों के लिए आप ध्यान रखेंगे इसको। इसी तरह से धातों के आखिरी मदार में जो है वो इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 होते हैं, यानी कि ज़्यादा होते हैं। तो चूँकि अधातों के आखिरी मदार में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूँकि ये ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की तादाद, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खोना नहीं चाहते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। तो अधातें क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं, क्योंकि उनका आखिरी मदार यानी आखिरी जो खोल है वो ज़्यादा है उनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद, तो इसलिए ये क्या करती है, अधातें जो है वो इलेक्ट्रॉन हासिल कर कैसी हो जाती हैं। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगी तो इलेक्ट्रॉन का मतलब है मनफी, तो मनफी इनके पास ज़्यादा आ जाएगा,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन मनफी होते हैं, तो ये जब इलेक्ट्रॉन किसी से हासिल करेंगी तो कैसी बन जाएंगी, मनफी आयन ये तैयार करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि धातों का और धातों का आधात से अमल जो होता है, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन खोता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। इस तरह से आपस में जो है ये मस्बत और मनफी आयन बनाकर क्या करते हैं, एक मुरक्कब तैयार करते हैं। तो मस्बत और मनफी आयनों में बहुत ज़्यादा कशिश होती है, तो ये एक मस्बत और एक मनफी, इसके अंदर क्या पाई जाती है, बहुत ज़्यादा कशिश पाई जाती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के करीब आते हैं। चूँकि कशिश ज़्यादा होगी तो करीब आएंगे एक दूसरे के और आयनी मुरक्कबात तैयार करते हैं। तो इस तरह से आयनी मुरक्कबात तैयार होता है। एक मिसाल समझाती हूँ यहाँ पर। मिसाल के तौर पर सोडियम की जो जौहरी अदद है वो 11 है। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देते हैं तो 2, 8 और 1 होगा। इसी तरह से क्लोरीन कितना है, इसका जौहरी अदद है जो 17 है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2, 8, 10 हो गया और ये एक 7। अब इन दोनों को जो है वो कीमियाई अमल करना है, तो इससे जो है वो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब ये सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, यहाँ पर सोडियम के आखिरी खोल में ये जो है वो ये सोडियम जो है वो धात है और क्लोरीन क्या है, अधात है। तो इस तरह से धात और अधात के दरमियान में कीमियाई अमल हो रहा है। तो यहाँ पर चूंकि धात के आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देगा। तो ये कैसा हो गया, ये मस्बत आयन हो गया। और चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे हासिल किया और ये 8 बन गया, तो ये कैसा हो गया, मनफी आयन बन गया। तो इस तरह से ये मस्बत और ये मनफी आयन मिलकर आपस में इनके दरमियान में कशिश पाई जाती है, जिसके वजह से करीब आ जाते हैं धात और अधात, और इस तरह से ये क्या करते हैं, एक सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, नमक। सोडियम क्लोराइड क्या है, खाने का नमक है। तो देखो अगर हम इसको अलग अलग देखें तो चूंकि ये एक धात है और ये क्लोरीन एक अधात है, दोनों को अलग अलग देखें तो दोनों की खुसूसियात अलग है, लेकिन जब आपस में कीमियाई अमल होता है तो इसकी खुसूसियात अलग हो जाती है। क्या हम सोडियम को अलग अगर सिर्फ सोडियम हमको मिलता है तो क्या हम उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्लोरीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों को हम हाथ से अपने मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब इनके दरमियान में कीमियाई अमल होता है, तो कीमियाई अमल होने के बाद जब एक नया मुरक्कब तैयार होता है, तो इस मुरक्कब की जो खुसूसियात है वो अलग हो जाती है और ये क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से धातों का अधातों के साथ में अमल हमने देखा कि किस तरह से धात और अधात एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन खोता और एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके आपस में जो है वो कीमियाई अमल करते हैं और इस तरह से आयनी मुरक्कबात जो है वो तैयार होता है। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है अधातों की कीमियाई खुसूसियात। सिर्फ अधातों की यहाँ पर कीमियाई खुसूसियात दी गई है। तो यहाँ पर हम जाते हैं कि अधाते इन अनासिर का मजमुआ है जिनकी तबई खुसूसियात और कीमियाई खुसूसियात में बहुत कम यकसानियत पाई जाती है, यानी कि इनकी जो तबई खुसूसियात है और जो कीमियाई खुसूसियात है इसके अंदर बहुत कम यकसानियत पाई जाती है। लेकिन फिर भी अधाते कैसी होती है, बरकी मनफी अनासिर कहलाती है। ये बरकी मनफी अनासिर क्यों कहलाती है, क्योंकि इनका आखिरी खोल जो है वो 5, 6 और 7 होता है। तो ये क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन हासिल करती है यानी कि इलेक्ट्रॉन मनफी है, तो चूँकि इलेक्ट्रॉन हासिल करती है तो ये बरकी मनफी यानी इसका जो मनफी बार है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए ये बरकी मनफी अनासिर कहलाती हैं। कि अधातों के कीमियाई अमल से कुछ मिसालें यहाँ पर दी गई है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। मुकम्मल एतराक होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ये। इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन नामुकम्मल एतराक होता है। तो यहाँ पर तो इस तरह से ये जब नामुकम्मल एतराक होता है यहाँ पर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो मुतदिल होता है, इसकी खुसूसियात अलग होती है। इसी तरह से सल्फ़र और ऑक्सीजन का जब मुकम्मल एतराक होता है तो सल्फ़र डाई ऑक्साइड बनता है जो भी तेज़ाब है। तो इस तरह से यहाँ पर अधातों का जब ऑक्सीजन के साथ अमल होता है तो कुछ हालतों में जो है ये मुतदिल ऑक्साइड बनाते हैं
اور کچھ حالتوں میں جو ہے یہ تیزابی آکسائڈ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر ادھاتوں کا پانی کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے تو ادھاتیں جو ہے وہ پانی کے ساتھ عمل نہیں کرتی سوائے ہیلوجن کے، صرف ہیلوجن کے ساتھ میں عمل کرتی ہے۔ مثلاً کلورین پانی میں حل ہوتی ہے اور ذیل کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کلورین چونکہ گیس ہے اور اس کو پانی میں حل کرنا ہے، تو کلورین گیس پانی میں حل نہیں ہوگی، یعنی عمل نہیں کرے گی۔ اگر یہ اس میں ڈیزالو کرتے ہیں تو یہ مکمل طور پر اس میں ڈیزالو نہیں ہوتا، کیمیائی عمل ہوتا ہے، اور یہاں پر HOCl یعنی کلورائڈ جو ہے وہ ہائپوکلورین جو ہے وہ تیار ہوتا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر HOCl یعنی کہ ہائپوکلورس ایسڈ تیار ہوتا ہے، ہائپوکلورس ایسڈ تیار ہوتا ہے اور ہائیڈروکلورک ایسڈ بنتا ہے۔ تو اس طرح سے چونکہ یہ پانی کے ساتھ پوری طرح سے ڈیزالو نہیں ہوتا، عمل نہیں کرتا، کیمیائی عمل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ پوری طرح سے ڈیزالو نہیں ہوتا، بلکہ پارشلی یعنی نامکمل طور پہ یہ ڈیزالو ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ جو ہے وہ ہائپوکلورس ایسڈ تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ادھاتوں کا حلقۂ ترشے کے ساتھ یعنی کہ حلقۂ تیزاب کے ساتھ میں جب عمل کیا جاتا ہے تو ادھاتے عام طور پر حلقۂ وے یعنی کہ حلقۂ ترشے یعنی کہ تیزاب جو بہت کم اسٹرانگ ہوتا ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے، کے ساتھ عمل نہیں کرتی۔ یہ مثلاً کلورین حلقۂ ہائیڈروبرومک ایسڈ کے ساتھ عمل کرے گی، تو یہاں پر یہ کلورین یہاں پر Hb کے ساتھ عمل کرے گی تو ہائیڈروکلورک ایسڈ بنے گا اور برومین۔ تو اس طرح سے یہ عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ میں پوری طرح سے عمل نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد ادھاتوں کا ہائیڈروجن کے ساتھ عمل، یہاں پر ادھاتیں جو ہے وہ ہائیڈروجن کے ساتھ کچھ حالتوں میں عمل کرتی ہے۔ مناسب درجہ حرارت میں، وہاں پر درجہ حرارت مناسب ہو، دباؤ ہو، اور تماسی عامل کی موجودگی میں۔ تماسی عامل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر کیمیائی عمل تو ہوتا ہے، کیمیائی عمل ہوتا ہے، لیکن جو شے ہے وہ اپنی کیمیائی خصوصیات کو تبدیل نہیں کرتی۔ جیسے مثال کے طور پر سلفر ہے اور H2 ہے، ان کے بیچ میں کیمیائی عمل ہوا اور H2S تیار ہوا، تو یہاں پر H2 نے بھی اپنی خصوصیات نہیں کھوئی اور سلفر نے بھی اپنی خصوصیات نہیں کھوئی، نئی شے بنی، ان میں کیمیائی عمل ہوا، لیکن جو شے تھی انہوں نے اپنی خصوصیات کو جو ہے وہ اپنی کیمیائی خصوصیات کو قائم رکھا۔ اسی طرح سے N2 اور H2 NH3 بنا، لیکن یہاں پر بھی کیا ہوا، انہوں نے کیمیائی عمل ہوا اور ایک نئی شے بنی، لیکن اپنی خود کی خصوصیات کو انہوں نے نہیں کھویا۔ اس کے بعد میں ہے آئینی مرکبات۔ آئینی مرکبات جو ہے وہ دو اکائیوں سے بنی ہوتی ہے، ایک تو ہے کیٹائن اور دوسرا جو ہے وہ اینائن، مثبت اور منفی آئن تیار کرتے ہیں۔ تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں آئینی مرکبات کہتے ہیں۔ اب آئینی مرکبات کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے مرکبات جو الیکٹران کی لین دین کرتے ہیں، ہے نا، اس کی تعریف ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایسے مرکبات جو الیکٹران کی لین دین سے تیار ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئینی مرکبات کہتے ہیں۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیٹائن اور اینائن سے مل کر جو بنتے ہیں انہیں آئینی مرکبات کہتے ہیں۔ تو آپ یہ دونوں طریقے سے اس کی تعریف جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ ایسے مرکبات جو الیکٹران کی لین دین سے تیار ہوتے ہیں اسے آئینی مرکبات کہتے ہیں، اور اس آئینی مرکبات کے درمیان جو بندش ہوتی ہے اس کو ہم آئینی بندش کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیٹائن اور اینائن کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے، یہ مخالف بار بناتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، اس لیے ان کے درمیان جو قوت برق سکونی ہے کہ ان کے مخالف بار ہونے کی وجہ سے قوت کشش جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ قوت کشش ہوتی ہے، یعنی آپس میں ان کے کشش ہوتی ہے، اور اسی لیے کیٹائن اور اینائن کے درمیان جب قوت کشش ہوتی ہے تو آئینی بندش یعنی ایک بندش تیار ہوتی ہے جس کو آئینی بندش کہا جاتا ہے۔ تو کسی مرکب میں اگر کیٹائن اور اینائن کی تعداد اس طرح ہو کہ ایک مثبت اور منفی بار ایک دوسرے کو متوازن کرتے ہیں
तो नतीजे में जो है वो आयनी मुरक्कबात तैयार होते हैं। इसकी मिसाल मैंने आपको पहले वाले में बता दी थी, सोडियम और प्लस क्लोरीन, इससे तैयार होता है NaCl। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो मस्बत क्यों हो गया? मस्बत इसलिए होता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, और यहाँ पर ये क्लोरीन मनफी क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि मस्बत आयन का मतलब है कि ये क्या करता है, ये अपने मनफी इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खोता है तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन यानी कि मनफी है ना, तो ये कम हो जाता है। तो जब मनफी बार कम होगा तो जाहिर सी बात है कि मस्बत बार बढ़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जब ये हासिल करता है तो यहाँ पर हासिल कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है, यानी मनफी आयन हासिल कर रहा है ना, तो इसकी जो मनफी आयन है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो हासिल करने वाला है वो मनफी बारदार हो जाता है, और जो खोता है वो कैसा हो जाता है? मस्बत बारदार होता है। तो इस तरह से ये केटाइन और एनाइन के जो है वो अमल से यानी आपस के लेन देन से जो है वो ये मुरक्कब तैयार होते हैं। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है? एक आयन, इसको जो है वो आयनी मुरक्कबात कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो इतनी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आयनी मुरक्कबात जो है वो बरकी तौर पर मुअत्तदिल होते हैं, और आयनी मुरक्कबात कलमी शक्ल के होते हैं। कलमी मुरक्कबात के ज़र्रात यानी कलमों की शक्ल जो है वो मखसूस होती है, और ये चिकने और चमकदार होते हैं। आयन की बाकायदा तरतीब की वजह से ही इनकी शक्ल जो है वो कलमी होती है, क्योंकि इनके अंदर आयन की बाकायदा एक तरतीब होती है कि इलेक्ट्रॉन लेना है, इलेक्ट्रॉन देना है, यानी वहाँ पर जो सिलसिला है यहाँ पर जो आयन का वो एक तरतीब में होता है, फिक्स तरतीब में। तो इसलिए इनकी जो शक्ल है वो भी कैसी होती है? फिक्स होती है, कलमी शक्ल होती है। और मुख्तलिफ आयनी मुरक्कबात में आयन की तरतीब मुख्तलिफ होती है, यानी ज़रूरी नहीं कि एक मुरक्कब है यहाँ पर इसकी कलमी शक्ल एक जैसी है तो दूसरा जो आयनी मुरक्कब है उसकी भी कलमी शक्ल जो है वैसी होगी, ज़रूरी नहीं है। तो हर मुरक्कब में जो है उसकी कलमी शक्ल जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ पर कलमी बनावट के ज़िम्मेदार जो होते हैं वो मस्बत बारदार और मनफी बारदार आयन का हजम होता है, यानी जो मस्बत और मनफी आयन है उनका हजम कितना है उसके ऊपर मुनस्सिर होता है। इसके बाद दूसरा जो है वो आयन पर बरकी बार का असर, फिर आयन के ऊपर बरकी बार का कितना असर है उसके ऊपर इसकी कलमों की शक्ल जो है वो मुनस्सिर होती है। तो करीबी आयनों के दरमियान कुव्वत बरकी सुकूनी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आयनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नुक्ते पिघलाव ज़्यादा क्यों होगा, इसको पिघलने में वक्त क्यों लगेगा? क्योंकि आपस में जो इनके कुव्वत कशिश है वो बहुत ज़्यादा है, आपस में एक दूसरे से वो जो है वो बंधे हुए हैं, है ना। तो कुव्वत कशिश होने की वजह से यहाँ पर इनका नुक्ते पिघलाव कैसा है? बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह से ये कैसे होते हैं? ये सख्त और फूटक होते हैं, यानी सख्त होते हैं, और अगर उसको तोड़ा जाए, उसको पटका जाए, वो गिर जाएगा नीचे तो कैसे हो जाएंगे? फूट भी जाएंगे, आसानी से टूट जाएंगे। अब हम देखते हैं आयनी मुरक्कबात की खुसूसियात। आयनी मुरक्कबात की खुसूसियात के लिए हमारे पास यहाँ पर दो तजुर्बात दिए गए हैं। सबसे पहले एक तजुर्बा है कि नमक का एक नमूना लेना है हमको चम्मच में, और बर्नर की मदद से जो है वो इस नमक के नमूने को हमको गर्म करना है। तो हम देखेंगे कि नमक के नमूने को जो है वो हम हरारत देते हैं, तो बहुत ज़्यादा हरारत देने पर भी ये नहीं पिघलता। इसका मतलब ये है कि ये नमक जो नमकियात है इसका नुक्ते पिघलाव जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऊंचा है। तो नमकियात इसलिए नहीं पिघला क्योंकि इसका नुक्ते पिघलाव ज़्यादा है, और नुक्ते पिघलाव अगर जो है वो ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि ये नमकियात जो है वो आयनी मुरक्कबात है। तो यहाँ पर नुक्ते पिघलाव ज़्यादा होने की वजह से जो है ये नमक नहीं पिघला, और इसलिए ये क्या है? ये आयनी मुरक्कबात कहलाता है। तो इस तरह से ये तजुर्बे के ज़रिए ये साबित किया गया है। दूसरा जो है वो तजुर्बा यहाँ पर हमको दिया गया है कि यहाँ पर नमक के महलूल की असालियत की जांच। तो यहाँ पर हमको एक बीकर में नमक का हमने महलूल ले लिए, ग्रेफाइट की जो है 2 सलाखें हैं जिसको मुख्तलिफ जो है वो बरकी खाने की मदद से जोड़ा गया है। यहाँ पर स्विच है और बल्ब लगाया गया है।
تو اب یہاں پر ہم کو جانچ کرنا ہے کہ یہاں پر یہ برقیروں کو جو ہے وہ NaCl کے محلول میں ڈبایا گیا، برقی دور کو مکمل کیا گیا، یعنی یہاں پر جو برقی خانہ دیا گیا ہے مثبت اور منفی اور یہ کنجی دی گئی ہے، تو یہاں پر برق کی روانی شروع کی گئی، یعنی برق جو ہے وہ گزرنے لگا۔ برق گزرنے کے بعد جب کنجی کو دبایا گیا تو برقی بلب جو ہے وہ جل اٹھا، یعنی جب یہاں پر کنجی کو دبایا گیا یعنی چالو کیا گیا تو دیکھے کہ بلب جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ تو بلب روشن کیوں ہو گیا یہاں پر کہ NaCl کے محلول میں سے برقی رو جب گزر سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سولوشن ہے اس کے اندر سے برقی رو آسانی سے گزر سکتی ہے، تو یعنی یہ کیا ہے یہاں پر پوٹاشیم آیوڈائڈ اور یہی عمل جو ہے وہ بیریم کلورائڈ بھی کیا ہے برگزر۔ تو یہی عمل ہم دوسرے محلول کے ساتھ بھی کریں گے، تو وہاں پر بھی اگر جس محلول کے ساتھ میں یہ بلب روشن ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے برق کا اچھا موصل ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دوسرے بھی محلول کو لے کر یہ عمل کریں گے، تو یہاں پر جس محلول کے ساتھ یہ بلب جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہاں وہ محلول کیا ہے وہ برق گزار ہے، اور برق گزار محلول ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں ایک جو آئن ہے وہ مثبت بنتا ہے اور ایک جو ہے وہ منفی بن رہا ہے، تو یہ سوڈیم کلورائڈ، تو یعنی کہ یہ سوڈیم کلورائڈ کیا ہے آئنی مرکبات ہے، کیونکہ جب آئنی مرکبات ہوں گے تب اس میں کیٹائن اور اینائن بنیں گے، اور جب کیٹائن اور اینائن تیار ہوگا یعنی جب یہ راڈ جو ہے وہ ایک مثبت ہوگا اور ایک منفی ہوگا تبھی جو ہے وہ اس میں سے برق جو ہے وہ گزر سکتی ہوگی، تو برق جب گزرے گی تبھی یہاں پر بلب روشن ہوگا۔ تو اس طرح سے جتنے بھی آئنی مرکبات ہیں وہ برق گزار ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کیٹائن اور اینائن، کیونکہ برق کے گزرنے کے لیے مثبت اور منفی دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے یہ کیا کرتے ہیں سولوشن جو ہے وہ اس گریفائٹ کے سلاخ کو جو ہے وہ مثبت اور منفی باردار بناتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر برق جو ہے وہ آسانی سے گزر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ پوائنٹ دھیان رکھیں گے کہ جب بھی جس سولوشن میں سے جس محلول میں سے برق گزر جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئنی مرکبات ہے، وہ کیٹائن اور اینائن جو ہے وہ ان کے درمیان عمل ہوتا ہے، اور کیٹائن اور اینائن جو ہے وہ عمل ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ میں لین دین کرنے کے بعد میں جو ہے وہ یہاں پر ایک جو سولوشن بنتا ہے وہ اس میں آئنی مرکبات کی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ تو آئنی مرکب کی جو پہلی خصوصیات ہے وہ کیا ہے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں، مثبت اور منفی آئنوں کے درمیان بہت زیادہ کشش ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا پہلا خصوصیات ہے کہ ان کے مثبت اور منفی آئنوں کے درمیان بہت زیادہ کشش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ آئنی مرکبات جو ہے وہ ٹھوس اور سخت ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کیسے ہوتے ہیں، مرکبات ٹھوس ہوتے ہیں اور بہت سخت ہوتے ہیں۔ کیوں سخت اور ٹھوس ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مثبت اور منفی باردار آئن کے درمیان قوت کشش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں پہلے بھی اس میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ قوت کشش مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ ایک ٹھوس اور سخت حالت میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا دوسرا ہے کہ آئنی مرکبات جو ہے وہ پھوٹک ہوتے ہیں۔ پھوٹک ہوتے ہیں اس لیے اس کو دبا کر جو ہے وہ توڑا جا سکتا ہے، یعنی اس کو اگر اس کو ہم زور سے دبائیں یا اس کو نیچے گرائیں تو یہ آسانی سے کیسے ہوں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد اس کی تیسری خصوصیت ہے کہ آئنی مرکبات کا جو ہے وہ نقطہ پگھلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے وہاں پہ اوپر عمل کیا، دیکھا کہ نمک کو جب ہم گرم کر رہے تھے تو نمک پگھلا نہیں، تو نمک کیوں نہیں پگھلا؟ کیونکہ اس کا نقطہ پگھلاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے نقطہ پگھلاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ آئنی مرکبات جو ہے وہ نقطہ پگھلاؤ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہوتے ہیں، یہ آپس میں کشش، قوت کشش، یہاں پہ بھی یہی وجہ ہے کہ آپس میں قوت کشش ہونے کی وجہ سے ان کا نقطہ پگھلاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ آئنی مرکبات کی ایک خصوصیات ہے۔ پھر آئنی مرکبات جو ہے وہ پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔ تو یہ چوتھی خصوصیات کیا ہے کہ پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔ حل پذیر کیوں ہوتے ہیں پانی میں؟ کیونکہ پانی کے سالمات کا جو انتشاری طریقے سے الگ ہونے والے جو آئن کے اطراف ایک خاص سمت میں جمع ہوتے ہیں، اور اصل سالماتی کشش کی بجائے ایک نئی قوت کشش آئن اور پانی کے سالمات کے درمیان قائم ہو جاتی ہے، جس سے آئنی مرکبات کا آبی محلول بنتا ہے،
लेकिन अभी आयनी मुरक्कबात मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे महलूल में गैर हल पजीर होते हैं, क्योंकि पानी की तरह इनमें नई कुव्वत कशिश कायम नहीं होती। तो पानी में इसलिए हल पजीर हो जाते हैं क्योंकि पानी में जो उसके सालमात है वो एक नई कुव्वत कशिश कायम करते हैं। तो नई कुव्वत कशिश कायम करने की वजह से ये आसानी से इसके अंदर हल हो जाते हैं। लेकिन दूसरे माए जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये इस महलूल में जो है वो ये हल नहीं होते। इसके बाद में इसकी आखिरी खुसूसियात है कि आयनी मुरक्कबात के महलूल जो है वो बरगुजार होते हैं। तो ये हमने ये तजुर्बे के ज़रिए देखा कि ये बरगुजार क्यों होते हैं, क्योंकि ये कैटायन और एनायन बनाते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं, ये महलूल बरगुजार होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है वो कुछ आयनी मुरक्कबात दिए गए हैं। आयनी है या नहीं, H2O पानी आयनी नहीं है, इसका नुक्ते पिघलाव 0 है और नुक्ते उबाल जोश यानी कि 100 है। फिर यहाँ पर ZnCl2 जिंक क्लोराइड आयनी मुरक्कबात है, इसका नुक्ते पिघलाव 290 है और नुक्ते जोश 732 है। इसी तरह से दूसरे भी जो दिए गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जितने भी मुरक्कबात दिए गए हैं ये क्या है, ये आयनी है और इनका नुक्ते पिघलाव भी बहुत ज़्यादा है और नुक्ते जोश भी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इनके दरमियान जो है वो कुव्वत कशिश ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये इनका नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये जो है वो इसकी 5 खुसूसियात हमने देखे कि आयनी मुरक्कबात की खुसूसियात ये क्यों हैं और आयनी मुरक्कबात क्या है ये भी हमने देखा। इसके बाद अगला टॉपिक है जो है फुल्जियात, वो हम इंशाअल्लाह ताला अगले पार्ट में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।